हेलो एवरीवन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की। ठीक है, क्या होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? देखिए, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो भी एसेट्स हैं, जो बुक्स में लिखी हुई एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है, उनकी रिवाइज्ड वैल्यू निकाली जाती है, रिवाइज्ड वैल्यू चेक किया जाता है कि उन एसेट्स की आज वैल्यू क्या है। ठीक है, वैसे ही लायबिलिटीज की असेसमेंट की जाती है और देखा जाता है कि जो बुक्स में लायबिलिटी की वैल्यू लिखी हुई है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्टली वही है या ये अप एंड डाउन या कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होगा तो एसेट्स की रीवैल्यू मतलब रिवाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और लायबिलिटीज की भी रिवाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे? अब दो केसेस अराइज हो सकते हैं। जब आप रिवाइज्ड वैल्यू निकालेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो या तो फायदा हो सकता है या नुकसान। ठीक है ना? तो अगर फायदा या नुकसान कुछ भी होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इस चीज की? देखिए, दो तरीके हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। पहला तरीका तो यह है कि रिवाइज्ड वैल्यू, जो भी आपने रिवाइज्ड वैल्यू निकाली है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है ना? अगर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो जो भी फायदा या नुकसान आया है उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर देना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो पहला तरीका तो यह है कि रिवाइज्ड वैल्यू को, जो आपने रिवाइज्ड वैल्यू निकाली है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और जो इफेक्ट होगा उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू आपने निकाली है, रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना किया जाए। मतलब जो पहले से वैल्यू चलती हुई आ रही है बुक्स में, उसी वैल्यू को चलने दे, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड ना किया जाए। इस केस में क्या होगा? इस केस में हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, बस उसका इफेक्ट डालने के लिए। तो दोनों ही चीजों को समझते हैं डिटेल के अंदर कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि रिवाइज्ड वैल्यू को अगर उसमें रिकॉर्ड करना है तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन पर। ठीक है, उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? देखो, एसेट्स और लायबिलिटीज के बढ़ने या घटने पर जो इंपैक्ट होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है क्रेडिट साइड इसका और ये है डेबिट साइड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का होता है ये। ठीक है, मतलब अगर कोई फायदा होगा तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा और अगर कोई नुकसान होगा तो डेबिट पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे क्रेडिट साइड को समझते हैं जरा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है ना, किसी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो भाई एसेट्स की वैल्यू बुक में कुछ लिखी हुई है, सपोज बुक में 1 लाख लिखी हुई है, पर हमने इसका रिवाइज्ड वैल्यू चेक किया, वो 1,20,000 आ गई। तो भाई 1 लाख से 1,20,000 होना मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ना। अगर रिवाइज्ड वैल्यू ज्यादा आ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर दो। वैसे किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाना, मान लो बुक्स में क्रेडिटर लिखे हुए थे 50,000 के, लेकिन हमने अब चेक करा कि उसमें से 10,000 वाले जो क्रेडिटर्स हैं उसको हमें पे नहीं करना अब, तो क्रेडिटर्स 50,000 से कितने हो गए? 40,000। अगर लायबिलिटी की वैल्यू अब कम हो गई, रिवाइज्ड वैल्यू कम हो गई, तो फायदा हो गया, अब कम पे करना पड़ेगा। फायदा हो गया तो वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब बुक्स में उसकी वैल्यू थी ही नहीं क्योंकि वो रिकॉर्डेड ही नहीं था, जीरो थी। अब अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जो भी उसकी वैल्यू अनरिकॉर्डेड एसेट, सपोज कोई 5,000 का एसेट है, बुक्स में जीरो है क्योंकि रिकॉर्डेड ही नहीं है। अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे, एसेट है, फायदा हो गया, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही डेबिट पर सारे नुकसान, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, बुक्स में 1 लाख रुपीज का कोई एसेट लिखा हुआ है लेकिन आपने इसकी रिवाइज्ड वैल्यू चेक करी और वो आ गई 80,000, रिवाइज्ड वैल्यू 80,000 आ गई, तो 1 लाख से 80,000 हो जाना, वैल्यू कम हो गई एसेट की, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो फिर डेबिट पे रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ जाए, कोई लायबिलिटी बुक्स में क्रेडिटर सपोज 50,000 का लिखा हुआ है, लेकिन गलती आपको पता चला कि अब आपको 10,000 रुपीज और पे करने पड़ेंगे किसी लायबिलिटी के, ठीक है, वो लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो भाई डेबिट पे रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, भूल गए रिकॉर्ड करना, अब अगर बुक्स में लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो फिर से डेबिट। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म क्या करती है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है ताकि ये जो भी ये जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू करना, रिवाइज करना, इन सब के लिए पार्टनर को
फॉर्म क्या करती है, रेम्यूनरेशन पे करती है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन पे डेबिट कर दो। अगर फॉर्म खुद ही कैश पे कर देती है एक्सपेंसेस के लिए तो रिवैल्यूएशन पे डेबिट कर दो जो एक्सपेंसेस फॉर्म पे करती है, ठीक है ना। उसके बाद या तो फायदा आ सकता है या तो नुकसान। अगर फायदे का टोटल ज्यादा आ गया तो इधर आएगा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर पे आपका, तो प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर लॉसेस साइड का ज्यादा टोटल आ गया तो लॉस आएगा और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो से चार्ज कर लो। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका, इसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे, तो पहले इस तरीके को समझ लेते हैं जरा डिटेल में, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं जरा। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 532, न्यू रेशियो 235, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि बुक्स में लिखी गई क्या वैल्यूज है और अब इनकी वैल्यूज क्या आई हैं। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर लिखा हुआ है, बुक्स में 5 लाख की थी, अब उसकी रिवाइज्ड वैल्यू 5,50,000 हो गई। तो भाई एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है, और एसेट की वैल्यू 5 लाख से 5,50,000 हो जाना, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ी, 50,000, तो 50,000 रुपीज का फायदा हो गया। 5 लाख से 5,50,000 हो जाना मतलब 50,000 का फायदा। और फायदा कहां रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पर, फायदा क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है, इंक्रीज इन वैल्यू। तो एसेट का नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां रिकॉर्ड कर लो लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से फायदा हो गया भाई, 50,000 रुपए से फायदा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी भी एक एसेट है और ये क्या हो रहा है, 2,50,000 से 2,40,000, एसेट की वैल्यू कम हो गई। अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हो गया, और नुकसान डेबिट पर रिकॉर्ड होता है। कितने से नुकसान हो गया, 10,000 से। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 10,000, 2.5 लाख से 2,40,000 हो जाना मतलब 10,000 का नुकसान हो गया, डेबिट पे रिकॉर्ड कर लो। ये दोनों हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, 60,000 रुपए से 55,000, 60,000 से 55,000 हो जाना किसी लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी कम हो गई, 60,000 से 55,000 हो जाना, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो कम हो गई। लाइबिलिटी का कम हो जाना मतलब फायदा हो गया, अब कम पे करना पड़ेगा, 5,000 का फायदा। और फायदा कहां रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पर। तो अगर डिक्रीज इन अमाउंट है किसी लाइबिलिटी का तो उसको क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, 5,000। अगली चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक लाइबिलिटी, वो खर्चे जो पे करने थे पर आपने पे नहीं किए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी 60,000 से 75,000 हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, बुक में लिखी गई है 60,000, अब उसकी वैल्यू हमने निकाली तो वो आ रही है 75,000, लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया। जैसे ही लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान हो जाता है और नुकसान को डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाता है। इंक्रीज इन अमाउंट, क्या नाम है इस लाइबिलिटी का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने से बढ़ गई, 60,000 से अगर 75,000 हो जाएगी तो 15,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया हमने चारों चीजें रिकॉर्ड। उसके अलावा कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं गिवन तो नील, प्रॉफिट या लॉस कोई एक ही आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी गिवन नहीं है, रेम्यूनरेशन कोई गिवन नहीं है, कोई एक्सपेंस गिवन नहीं है। अब देखते हैं टोटल किधर का ज़्यादा है, 10 और 15, 25,000 और यहाँ पर 55,000, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो दोनों तरफ 55,000 लिख देते हैं। 55,000 में से अगर 15,000 एंड 10, 25,000 अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया 30,000। और ये 30,000 क्या होगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 532, और पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। तो ये ए को, बी को और सी को मिल जाएगा, ए बी सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ओल्ड रेशियो क्या है, 532, तो 532 में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 3 8 2 10, 3 5 15, 3 3 9 एंड 3 2 6। तो ए को 15,000, बी को 9,000 एंड सी को 6,000 रुपीज़ मिल जाएगा। ये आ गया टोटल इसका 30,000। तो ये तो पहला तरीका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन पे जो फायदा या नुकसान हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डाल सकते हो जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड
नहीं करना। तो एक तरीका तो यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है ना। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं जरा। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ना, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये फायदा है, फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। 5 लाख से 5,50,000 हो जाना, 50,000 का फायदा रिकॉर्ड करो। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो गया, और नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। प्लांट एंड मशीनरी को कर दो कम, और एसेट को कम करने के लिए करते हैं क्रेडिट। ये कर दिया हमने 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी को कम, और नुकसान को रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी को कम करने के लिए हम डेबिट करते हैं, है ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि एक फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। कितना, 60,000 से 55,000 हो जाना, 5,000 रुपीज। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ने पर होती है क्रेडिट। कितना आ जाएगा, 15,000। चलिए, तो इन चारों की इंडिविजुअली हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान। जब भी नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, जब भी फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट, घट रही हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर घट रही है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। सिंपल से रूल्स हैं अपने। उसके बाद देखेंगे इसका नेट इफेक्ट। तो आप रिवैल्यूएशन को देख लीजिए जरा। रिवैल्यूएशन 50,000 रुपये क्रेडिट, रिवैल्यूएशन 5,000 और क्रेडिट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन टोटल क्रेडिट कितने, क्रेडिट का टोटल निकाल लीजिए। रिवैल्यूएशन 50,000 क्रेडिट और 5,000 क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन टोटल 55,000 क्रेडिट हुआ, मतलब ये फायदा है। फिर डेबिट देखते हैं, रिवैल्यूएशन 10,000 डेबिट और रिवैल्यूएशन 15,000 डेबिट, तो 15 और 10 25, रिवैल्यूएशन 25,000 से डेबिट हुआ, ये क्रेडिट और ये डेबिट। डेबिट क्या होता है, नुकसान। नेट 55,000 का अगर टोटल फायदा हुआ, उसमें से 25,000 का नुकसान घटा दिया जाए तो नेट 30,000 का अभी भी क्या बचा, फायदा। क्रेडिट बैलेंस अभी भी बचा 30,000 का, 30,000 का फायदा बचा। इसको क्या करेंगे भाई, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो फायदा खत्म करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट 30,000 से, और पार्टनर्स को मिल जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देंगे, 2A 2B 2C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में, 5:3:2। तो 5:3:2 में अगर 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। चलिए, तो या तो आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, या इसी की आप लेजर पोस्टिंग कर देंगे, इस जर्नल की लेजर पोस्टिंग कर देंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये था कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो जो भी इफेक्ट आया है, नेट इफेक्ट, ठीक है, रिवैल्यूएशन का। अब आते हैं जरा दूसरे तरीके पर अपने। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रिवाइज्ड वैल्यू को आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जो ये बुक वैल्यू है, आप आगे भी इन्हीं वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसका जो नेट इंपैक्ट आएगा, जो नेट इंपैक्ट पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट होगा, उसको क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डाल के एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं हम कैसे, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने की। तो जरा निकाल लेते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। चलिए, अगर आप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, A B C, तीनों के ही ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो लिख लेते हैं जरा, 2/10, 3/10 एंड 5/10। यह आ गया नील, 2 - 5 दैट इज -3/10, और ये आ गया 3/10। अगर पॉजिटिव आया, मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया तो ये सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आ गया
मैंने फॉर्मूला यूज किया सेक्रीफाइस का, लेकिन नेगेटिव आया मतलब गेन। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 और सी गेन कर रहा है 3/10। तो एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को कर दो कम। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन है गेनिंग पार्टनर? सी। तो सी को कर देंगे कम, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। सेक्रीफाइजिंग कौन है? ए। तो ए की कैपिटल को बढ़ा देंगे, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में? ऑब्वियसली जितना ये गेन कर रहे हैं जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अमाउंट कहां से लेंगे? अमाउंट इसका नेट इंपैक्ट लेंगे। ठीक है, देखिए जरा, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 5,50,000 हो गया, तो नेट फायदा 50,000 का क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से 2,40,000, 10,000 का नुकसान। नुकसान को हम करते हैं डेबिट, तो ये डेबिट का है 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया 60,000 से 55,000, तो 5,000 क्रेडिट, फायदा ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 से 75,000, नुकसान हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई 15,000 से, तो 15,000 डेबिट। तो नेट इंपैक्ट कैसे देखेंगे? क्रेडिट्स का टोटल कर लीजिए, फायदों का टोटल, उसमें से नुकसान के टोटल को घटा दीजिए। तो क्रेडिट पर एक बार 50,000 आया और एक बार क्रेडिट पर 5,000, तो टोटल क्रेडिट का अगर करेंगे तो 55,000 रुपये। डेबिट का देखें तो 10 और 15, 25,000 रुपये डेबिट का आया। तो नेट फायदा 55,000 का हुआ और 25,000 का हो गया नुकसान, तो नेट फायदा कितने का होगा? 55,000 में से 25,000 घटा दीजिए, नेट 30,000 रुपीज का फायदा हुआ। इसकी आप कर देंगे एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे? जितने का नेट फायदा हुआ वो अमाउंट लिखेंगे आप, और इनटू जितना सेक्रीफाइस या जितना गेन है वो लिखेंगे। ए का सेक्रीफाइस 3/10 है तो 3/10 से मल्टीप्लाई, सी का गेन 3/10 है तो 3/10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा इस एंट्री का। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 9,000 और यहां पर भी आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। दो तरीके हैं, या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसे बनाएंगे और इस केस में क्या करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी गेन या लॉस आता है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म किया जाता है। और यहां पर क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाती है, नेट इफेक्ट जो आता है उसका। ठीक है, ये दो तरीके थे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।